आपको क्या लगता है जो तलाक का जो जो रेशियो है वो अरेंज मैरिज में ज़्यादा है या लव मैरिज में? डिवोर्सेस भी इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि पहले से ही लोग देखते नहीं हैं कि कौन सा लड़का या कौन सी लड़की सही है। लड़कियां भी काफ़ी एजुकेटेड हो गई हैं। पहले तो वो इश्यूज थे कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे। हम 2 कदम आगे हैं हमारे माँ बाप से। हमारे अभी जो नया जनरेशन आया है सो वो 3-4 गुना ज़्यादा हो गए हैं। टॉलरेंस कम हो गया है, पेशेंस कम हो गया है। पहले औरतें बहुत टॉलरेट करती थी, कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो लोग सह लेते अपने हस्बैंड्स एंड वाइफ्स को, या फिर बच्चों की वजह से रह लेते हो मैरिज में। लड़के लोग समझ नहीं पाते हैं लड़कियों के फीलिंग्स एंड वाइस वर्सा। लड़कियां भी समझ नहीं पाती हैं कि लड़कों को चाहिए क्या। जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कितना प्रतिशत इसमें जो है ना रिलेशन ख़राब होने में पति के पत्नी के? काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आफ्टर 30 इयर्स ऑफ मैरिज भी होते हैं। वाइफ ज़्यादा करके इमोशनली बाहर जाती हैं क्योंकि उनको इमोशनली अपने हस्बैंड से उतना प्यार, अटेंशन, अप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। कभी कभी टाइम नहीं मिलता है। शादियों में जब शादी कर ली, नो अफेक्शन, नो लव, नो रोमांस, वो फिर एकदम फीका पड़ जाता है। वो फीका वो स्पाइसी बनाने के लिए बाहर ढूंढते हैं। रिश्तों पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है फ्रॉम ब्रोकन टू ब्यूटीफुल, जिन्हें लिखा है प्रियंका कपूर ने, जो खुद साइकोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है प्रियंका आपका। थैंक यू। सबसे पहले हम रिश्तों पे बात कर लेते हैं, उसके बाद किताब पे तो ऑफ कोर्स बात करेंगे ही। रिश्ते बदल रहे हैं कहें, या पहले भी होता रहा है ऐसा जहाँ पे रिश्तों में घुटन हो, मारा मारी हो? थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए, क्यों ऐसा होता है? कई बार आप लव मैरिज भी करते हैं फिर भी वो रिश्ते टूट जाते हैं। कई बार आप अरेंज मैरिज करते हैं, वो बहुत हमेशा हमेशा चलते हैं। और आपकी स्पेशलिटी इसी में है, रिश्तों में जो है सो को काउंसलिंग करना, खासतौर से पति पत्नी के। राइट। सो हाँ, एक्चुअली शादी कैसे भी करो, बट अगर कंपैटिबिलिटी ना हो, या फिर बहुत बहुत जल्दबाजी में शादी कर दी हो, या फिर सही सही चीज़ें हम लोगों ने ध्यान में रख के नहीं शादी की, तो शादी में दरार आती है। जैसे कि काफ़ी लड़कियां ऐसे घरों में शादी करती हैं जहाँ पर पहले से ही फ़िज़िकल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो भी कर लेते हैं। मालूम है कि वो लोग के कल्चर में मारपीट नॉर्मल है, या फिर गाली गलौज नॉर्मल है। उनका नेचर ही बहुत बहुत एंगर इश्यूज़ पहले से ही हैं उनको, तो भी लड़कियां शादी कर लेती हैं क्योंकि वो प्यार में होती है कभी कभी। सो इस वजह से ये सारी रेड फ्लैग्स हम लोग नहीं देखते हैं और हम लोग फिर भी शादी कर लेते हैं। तो उसके चक्कर में दरार तो आती है, झगड़े तो होते ही हैं, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी होती है। और डिवोर्सेस भी इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि पहले से ही लोग देखते नहीं हैं कि कौन सा लड़का या कौन सी लड़की सही है, या कौन सी फैमिली सही है, और वो लोग ऐसे ही शादी कर लेते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप तो इस तरह के रिश्तों को आप बहुत समय से आप देख रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। आपको क्या लगता है जो तलाक का जो जो रेशियो है वो अरेंज मैरिज में ज़्यादा है या लव मैरिज में? ऑनेस्टली ऐसा अभी कुछ रहा नहीं है, और अरेंज मैरिजेस में भी बहुत ज़्यादा अभी डिवोर्सेस आ रहे हैं क्योंकि लड़कियां भी काफ़ी एजुकेटेड हो गई हैं। पहले तो वो इश्यूज थे कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, एजुकेशन नहीं था, इंडिपेंडेंस नहीं था। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिजेस हो, डिवोर्स तो काफ़ी हो रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट ऑनेस्टली अभी लव मैरिजेस में भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। इन स्पाइट ऑफ वो लोग अपने मर्जी से शादी करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं। पूरा एक परिवार होता है, मैं कई बार फिल्मों में भी देखता हूँ या रियल लाइफ में भी देखता हूँ, पूरा एक परिवार होता है, सब आपस में उलझे हुए होते हैं, झगड़े होते। ये पहले तो झगड़े होते क्यों हैं इन लोग में? देयर आर मेनी रीजंस। फर्स्ट रीज़न है जनरेशन गैप। अच्छा। जनरेशन गैप इसलिए होता है क्योंकि देयर आर 3 डिफरेंट जनरेशन। हर एक जनरेशन दो कदम आगे होता है। लाइक हम 2 कदम आगे हैं हमारे माँ बाप से। हमारे अभी जो नया जनरेशन आया है सो वो 3-4 गुना ज़्यादा हो गए हैं स्मार्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स AI आया है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है, सो दे आर ऑलवेज एडवांसिंग। पहला ये है। दूसरी बात ये है कि उनके साथ मैच करना
माँ बाप मुश्किल, को, और उनको साथ उनके मेंटालिटी को मैच करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल जो रिलेशनशिप इश्यूज आ गए हैं, रिलेशनशिप्स में कितनी डिफरेंसेस आ गए। पहले जो इतना कंजर्वेटिव था, वो अभी बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट हो गया, बहुत ज़्यादा ओपननेस आ गया है, ब्रॉड माइंडेडनेस आ गया है। उसके वजह से भी बहुत झगड़े होते हैं। दूसरा आता है कल्चर। कल्चर जो फॉलो किया जाता है वो भी एक अलग ही है, अच्छा। कल्चरल और माइंडसेट का जो डिफरेंसेस है वो भी काफ़ी डिफरेंस पैदा करता है। एक और है ऑर्थोडॉक्स फैमिली, और एक होता है जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस मैच ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा आता है एंगर इश्यूज, जो पैटर्न्स जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह के पैटर्न्स होते हैं अपने इमोशंस को हैंडल करना, या फिर रिश्तों को हैंडल करने का जो एक पैटर्न होता है कल्चर टू कल्चर, वो उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। खास करके जब भी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से थे, और जहाँ पर एंगर इश्यूज ज़्यादा होते थे मेल्स को। तो अगर वैसा इशू, एंगर इश्यूज अगर पहले से जनरेशन टू जनरेशन आता है, वहाँ पर भी इश्यूज आती हैं। तो एंगर इश्यूज बोलो, प्रायोरिटीज़ बोलो, कल्चरल डिफरेंसेस बोलो, एक्सपेक्टेशंस बोलो, और एक होता है जनरेशन गैप। ये सारी चीज़ों की वजह से फैमिलीज़ में बहुत इश्यूज आती हैं। एक और चीज़ मैं जब देखता हूँ, मैं चूँकि एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, एक छोटी सी जगह का, पहले जहाँ पर एक कंबाइंड फैमिली होती थी, राइट, वहाँ पे एक आदमी है जो मुखिया है फैमिली का, उसके 3 बेटे हैं या 2 बच्चे हैं, बहुएं हैं, फिर उनके बच्चे हैं, सब एक साथ रहते थे। तब भी इतने इश्यूज नहीं होते थे, जो मैंने खुद महसूस किया है। लेकिन अब माइक्रो फैमिली होती जा रही है, फिर भी इतने इश्यूज। टॉलरेंस कम हो गया है, पेशेंस कम हो गया है। पहले औरतें बहुत टॉलरेट करती थी, अभी आप देखेंगे जॉइंट फैमिलीज़ में एक मुखिया है फॉर एग्जांपल, सब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। अभी कोई फॉलो करना नहीं चाहता है, अभी सब इंडिपेंडेंट रहने चाहते हैं, राइट। सो पहले क्या होता था, डर के मारे सब फॉलो करते थे, अपनी इच्छाओं को दबाते थे। पर अभी क्या है कि सब पढ़े लिखे हो गए, सब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, किसी को सहना नहीं है, वो बदलाव आ गया। तो काफ़ी बदलाव उसकी वजह से आ गया है। सो पहले डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग, बट पहले कल्चर ऐसा था कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ज़्यादा थी। एक मुखिया था जो पूरे घर को ऑर्डर देता था बेसिकली, ऐसा ही करना है, चाहे सामने वाले को इच्छा हो या ना हो, सो उसमें फिर झगड़े नहीं होते थे, क्योंकि उनको मानना ही पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो आपने जो ये किताब लिखी है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या है ये? सो ये बुक है बेसिकली कपल थेरेपी की। कपल थेरेपी इज़ बेसिकली अ थेरेपी विच इज़ जो कपल्स को हेल्प करता है अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में। अभी काफ़ी ऐसे मैरिजेस होती हैं जो 10 साल, 20 साल, 30 साल ऐसे ही चलते जा रहे हैं, जिसमें ना ही स्पार्क है, ना ही रोमांस है, ना ही रिलेशनशिप है, ना ही कंपैटिबिलिटी है, सिर्फ झगड़े हैं, मायूसी है, राइट। काफ़ी दूरियां आ चुकी हैं इमोशनली, फिज़िकली, मटीरियली, काफ़ी लाइक इवन फाइनेंशियली काफ़ी बार। सो ये दूरियों का कारण होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। सो वो उसके लिए कपल थेरेपी इज़ द बेस्ट। क्या होता है कि ऐसे मैरिजेस में उनको तलाक नहीं चाहिए, डिवोर्स नहीं चाहिए, मतलब कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है, क्योंकि कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो लोग सह लेते हैं अपने हस्बैंड्स एंड वाइफ्स को, या फिर बच्चों की वजह से रह लेते हैं मैरिज में। तो पर फिर उनका क्या, उनके मैरिड लाइफ का क्या? तो इसके लिए कपल थेरेपी इज़ द बेस्ट। कपल थेरेपी में हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जहाँ पर पुरानी बातें जो पकड़ के बैठ जाते हैं, जब बीच झगड़ा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जहाँ पर वो सेशन में रो रही थी कि 22 इयर्स का मैरिज था, बट वो सुहागरात की रात के बारे में बात कर रही थी और रो रही थी। अच्छा। कि मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे पति ने वैसा किया। तो पर वो पकड़ के इसलिए बैठी है क्योंकि वो उसके घाव अभी तक भरे नहीं हैं, तो ऐसे होते हैं काफ़ी सारे घाव जो भरे हुए नहीं रहते हैं, एंड द वुंड्स आर येट ओपन, इट्स नॉट हील्ड,
राइट। सो हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कितना भी पुराना। और ऐसा होता है कि मरते दम तक तुम वही घाव लेके बैठे हो। इसके लिए कपल थेरेपी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि लड़के लोग समझ नहीं पाते हैं लड़कियों के फीलिंग्स एंड वाइस वर्सा, लड़कियां भी समझ नहीं पाती हैं कि लड़कों को चाहिए क्या, तो काफ़ी ऐसे नीड्स होती हैं, जैसे इमोशनल नीड्स होती हैं और फिज़िकल नीड्स होती हैं, मटीरियलिस्टिक नीड्स होती हैं। सो वो नीड्स एक दूसरे की समझना ज़रूरी है, जो काफ़ी बार समझते ही नहीं हैं। सो वो उसके बारे में है ये किताब में, जहाँ पर एक दूसरे की नीड्स को समझो। सबसे पहली बात, अपने कम्युनिकेशन को चेंज करो। कम्युनिकेशन मतलब कि काफ़ी बार हम इतने रूडली बात करते हैं या इस तरीके से बात करते हैं कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम चाहते क्या हो, सो उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ अ बिगेस्ट फैक्टर, मतलब इट्स अ पिलर ऑफ अ रिलेशनशिप, तो अगर वो ही सही नहीं है तो दरार तो ऑब्वियस है, इसीलिए उसके बारे में भी मैंने किताब में रखा है कि हाउ डू यू स्पीक। और फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में मैंने लिखा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट्स तो हो जाते हैं पर वो अनरिजॉल्व रह जाते हैं, रिजॉल्व ही नहीं होते हैं, और वो फिर अगेन घाव बन जाते हैं जो सालों साल चलते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैंने लिखा है। फिर अनरिजॉल्व इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। अनरिजॉल्व इश्यूज़ मतलब जो पास्ट में, जैसे मैंने आपको बोला सुहागरात की रात, या दूसरे ऐसे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था, सबके सामने इंसल्ट किया था, पकड़ के बैठ गया, कि उसने ऐसा क्यों बोला, तो वो सालों साल चलता है। प्रॉब्लम क्या होता है इसमें कि प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है पर्सपेक्टिव का। मतलब कि अगर मेरे पास कोई घाव है तो मैं आपके तरफ एक उल्टे नज़रिए से ही देखूंगी हर चीज़। मतलब मेरे थॉट प्रोसेस वही होगा कि उसने ऐसा किया था तो वो ऐसा ही होगा, तो वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ना, तो नेगेटिव पर्सपेक्टिव फॉर्म हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ। इसके लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है सॉल्व करना, कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ रह रहे हैं ज़िंदगी भर तो फिर कपल्स में सुलह होना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। तो जब आप इतने लोगों से मिलती हैं शादीशुदा कपल्स में, सबसे अतरंगी कहें या अटपटा कहें, कोई ऐसी कहानी आपको याद हो क्या, बड़ी अटपटी सी बात किसी पति ने कही हो या किसी फीमेल ने कही हो, कुछ याद अगर है तो? अच्छा, यूनिक केसेस हैं जहाँ पर हस्बैंड एक्चुअली नॉर्मली है, एक्चुअली नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का है, बट अचानक से हस्बैंड लड़कों को पसंद करने लग जाता है अचानक से। हाँ, मतलब ही गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी, कि फिर वो अभी नाउ ही इज बिकम अ गे। अब क्या करें, वो एक मुसीबत हो गई है, सो बट उसके 2 बच्चे हैं, बहुत पुरानी शादी है, तो ऐसे भी केसेस आते हैं मेरे पास कि करें तो क्या करें। तो वो ऑफ कोर्स वो सेटलमेंट करना पड़ता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उनको फ्यूचर में रहना कैसे, ऐसे रहना है कि वैसे रहना है, उसके हिसाब से हमको। तो उनकी वापसी की उम्मीद होती है? वापसी की उम्मीद होती है, क्योंकि मजबूरी भी होती है काफ़ी बार, उनको शादी तोड़ना नहीं है क्योंकि बच्चे हैं, राइट, बट देन ये भी प्रॉब्लम है। तो फिर ये इसमें फिर मैरिज काउंसलिंग करना पड़ता है कि पहले डिसीजन लो कि सही डिसीजन क्या है एक्चुअली आज की डेट में, क्योंकि फ्यूचर किस में है, हमको पूरी लाइफ के बारे में सोचना है, राइट। तो ऐसे काफ़ी केसेस, अजीब अजीब से केसेस भी आते हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कितना प्रतिशत इसमें जो है ना रिलेशन ख़राब होने में पति के पत्नी के। सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अभी आजकल तो नियरली यू कैन से 60 to 70% केसेस आते हैं मेरे पास, और काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आफ्टर 30 years ऑफ मैरिज भी होते हैं, आफ्टर 40 years ऑफ मैरिज वेयर द हस्बैंड इज़ अराउंड 50-60, वो वहाँ पर भी ऐसे आए हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आए हैं उनके। सो ये इसीलिए आता है, इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण है कि ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से अच्छा नहीं चल रहा है, पर ऐसा भी होता है कि वो टाइम पास भी करते हैं काफ़ी, लाइक उनको स्पेशली मेन को वैरायटी चाहिए, तो उसके वजह से भी काफ़ी बार खाली फिजिकली वो लोग बाहर रहते हैं, इमोशनली नहीं, पर उनको पत्नी भी चाहिए, उनको नहीं तोड़नी अपनी शादी, तो वो लोग बोर हो जाते हैं।
तीसरा है सेक्सुअल बॉर्डम। वो लोग बोर हो जाते हैं अपनी बीवी से सेक्सुअली, सो इसके लिए भी वहाँ पर होता है। एंड वाइफ ज़्यादा करके इमोशनली बाहर जाती हैं, क्योंकि उनको इमोशनली अपने हस्बैंड से उतना प्यार, अटेंशन, अप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। कभी कभी टाइम नहीं मिलता है अपने हस्बैंड से, कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस भी होते हैं मैरिजेस जहाँ पर नहीं हो पाता है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वेरी कॉमन। या एंड फिर कंपैरिजन भी होता है, थोड़े से ही प्रॉब्लम्स होती हैं मैरिज में तो वो कंपेयर करने लग जाते हैं बाहर से, सो इसके लिए काफ़ी बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होती हैं। कितना परसेंट उसमें होता है ना कि फिर रिश्ते में सुधार आता है? रिश्ते में सुधार तो मैंने सारे कर लिए हैं। आई मीन एटलीस्ट 90% मैंने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन वापस से शादी में है, इसीलिए। पर क्या होता है कि स्पेशली विमेन जो होती हैं इमोशनली भूल नहीं पाती हैं अपने बॉयफ्रेंड को। सो इसीलिए उनको वापस से लेके आने के लिए उनको थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और थेरेपी के साथ साथ वो थेरेपी कि वो उनको भूल जाए, दूसरी थेरेपी कि उनके कपल थेरेपी जहाँ पर उनके जो प्रॉब्लम्स हैं हस्बैंड वाइफ में वो सॉल्व कर लें, तो वो भी करना पड़ता है स्पेशली फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। बट ऐसा नहीं है कि वो फिक्स नहीं हो सकता। एक आखिरी चीज़ चलते चलते आप दर्शकों से बताइए कि रिश्तों को निभाने के लिए, उन्हें लंबा चलाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कमिटमेंट। ओके, लाइफ में काफ़ी बार अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर तुरंत चले जाएं। सोल्यूशन इज़ ऑलवेज देयर। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश तो करो। काफ़ी बार वो बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं, ये एक है। गिव अप करने के चक्कर में या फिर डिवोर्स होता है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है, दोनों में से एक। और इसीलिए बट द थिंग इज़ सल्यूशन है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी दिल में है उसको पकड़ के ना रखें। अगर आप लोग के बीच में झगड़ा हुआ है तो उसे इमीडिएटली सॉल्व करो या थोड़ी देर के बाद सॉल्व करो, पर सॉल्व ज़रूर करो। उसको अनरिजॉल्व मत रखो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो दिल में पकड़ के रखेंगे, उसी के वजह से बहुत ज़्यादा दूरियां आती हैं, बहुत मतलब उसी के वजह से काफ़ी बार डिवोर्सेस भी होती हैं। और तीसरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने गुस्से को काबू में आना बहुत ज़रूरी है। गुस्सा और अपनी ज़ुबान, मतलब जो एंगर इश्यूज़ जो होती हैं उसके वजह से जो डिवोर्सेस होती हैं उसका एक्चुअली 70 to 80% उसी का कारण है, गुस्सा, एंगर, एंग्जाइटी एंड ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ऐसे मैरिजेस आती हैं मेरे पास, कपल्स आते हैं जिनको पहले से ही मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लो सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर बहुत सिवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि एक कपल मेरे पास आया था, लाइक हस्बैंड, कम से कम 1.5 घंटा उसने मेरे को अपनी बीवी के बारे में बताया, पर जब मैंने पूरा केस हिस्ट्री लिया तो मुझे पता चला एक्चुअली बीवी को तो स्किज़ोफ्रेनिया है, एंड द गर्ल वाज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ वेरी सिवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जिनके लिए साइकेट्रिक मेडिकेशन तो मैंडेटरी है। और ये 10 साल से शादी चल रही थी और उसको पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ सिवियर इश्यूज हैं। इनफैक्ट उनको तो ऐसा लगा कि कोई चाइल्डहुड इमेच्योरिटी कुछ है, बस अपब्रिंगिंग प्रॉब्लम है। बट जब मैंने केस हिस्ट्री लिया तो देखा तो ये तो बहुत सिवियर केस है, तो मैंने मेडिकेशन वगैरह चालू करवाया। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच अ पर्सन शुड एक्चुअली टेक केयर, कि कहीं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं बीवी को या कोई बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ तो नहीं है, कम्युनिकेशन गैप्स आ जाती हैं काफ़ी बार ठीक से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते, एक दूसरे को नीड्स को समझ ही नहीं पाते, वो सब चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सारी चीज़ें और क्वालिटी टाइम एंड काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि शादियों में जब शादी कर ली, नो अफेक्शन, नो लव, नो रोमांस, वो फिर एकदम फीका पड़ जाता है। वो फीका वो स्पाइसी बनाने के लिए बाहर ढूंढते हैं, वही चीज़ हम अपने हस्बैंड एंड वाइफ्स के साथ क्यों नहीं करते हैं? रोमांस, थोड़ा सा अफेक्शन दिखाओ, थोड़ा सा प्यार दिखाओ, प्यारी प्यारी बातें करो, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, वक्त देने के लिए। थैंक यू।
यस, एंड प्लीज़ ये किताब को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। इससे आपके सारे मैरिटल इश्यूज सॉल्व होने के काफ़ी चांसेस हैं। थैंक यू सो मच। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।